अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। कुलभूषण यादव केस पर खबरों और तबसरों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। किसी के नजदीक ये भारत की जीत, पाकिस्तान की सिफारती नाकामी, ना तजर्बाकार कमजोर वकला पैनल की तश्कील, नवाज जनरल मुलाकात का शाखसाना बैनुल-अक़वामी सतह पर भारतीय असर रसूख का नतीजा है, तो किसी के नजदीक भारत की आरजी जीत है। जहां पाकिस्तान की जानिब से अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने पर भी तनकीद की जा रही है, वहीं मुकर्ररा वक्त से पहले दलाइल खत्म करने पर वकला को तनकीद और आरजी जज की तैनाती न करने पर हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दो टोक अल्फाज में कहा कि कुलभूषण यादव केस में भी वकील हमने भेजा, सारी जिम्मेदारी सिर्फ फौज पर डालने से मुल्क आगे नहीं चल सकता, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी और फौज अकेले कुछ नहीं कर सकती। उधर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ का फैसला पाकिस्तान के लिए बड़ा धचका है। फौज को अदालती मामलात पर ज्यादा तजुर्बा नहीं होता है। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने जवाबन कहा कि कुलभूषण का मामला कौमी अहमियत का है, अगर फौज ने वकील फराहम किया था तो तनकीद बिला जवाज है। कुलभूषण यादव के मामले से हमारे कौमी मफादात और खुद मुख्तारी वाबस्ता है, इस मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क में हर मामले पर सियासत और इल्ज़ाम तराशी की वजह आखिर क्या है? क्या मामले को मुतनाज़ बनाना खुद पाकिस्तान की जगहसाई के मुतरादिफ नहीं है? सवाल ये भी है कि बैनुल-अक़वामी मामलात पर हमारी गिरफ्त आखिर इतनी कमज़ोर क्यों है? और सबसे अहम सवाल ये कि कुलभूषण केस से हमें क्या सबक सीखना चाहिए? इसी पूरे मामले पर रिपोर्ट कार्ड के पैनल से पहला सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से अमजद शुएब, मारवी सरमद, बाबर सत्तार, कराची स्टूडियो में मज़हर अब्बास, लाहौर स्टूडियो में हफीजुल्ला नियाजी और इम्तियाज़ आलम साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, कुलभूषण केस में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की कमजोरी का जिम्मेदार कौन है, दफ्तर खारजा या कानूनी टीम? आप जो ऑप्शन लेना चाहें या जिस तरीके से इस मामले को कमेंट करना चाहें। अमजद शुएब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे मौक़िफ़ की तो कमज़ोरी नज़र नहीं आती, जो आर्गूमेंट्स वगैरह दी गई हैं वहाँ पे। ये कह सकते हैं कि प्रेपरेशन में कुछ कमी इस वजह से कि वक्त बहुत ही थोड़ा, और ये कोर्ट ने क्यों एज्यूम किया कि इस तरह इतनी इमरजेंसी में वो कॉल करेंगे और सब तैयार होंगे इस मामले के लिए। मैं समझता हूँ उधर भी कुछ ये इंटेंशनल काम किया गया। मैं उस कोर्ट की जो हिस्ट्री देखता हूँ, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मामले में, या जहाँ कहीं बड़ी कुव्वतें उसमें रही हैं किसी मुकदमे में फ़रीक, तो अमूमन देखा यह गया है कि ये जो यूनाइटेड नेशन के अदारे हैं, ये बड़ी कुव्वतों के और उनके इत्तेहादियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल ये किस्सा उस वक़्त ख़त्म हो गया जब 29 मार्च को हैरानकुन तरीके से हुकूमत ने ये एक एग्रीमेंट साइन करके दे दिया, जिसके तहत कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट की हमने तस्लीम कर ली। अगर ये ना किया होता तो फिर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। अब पता नहीं वो 1974 के बाद आज क्यों याद आया और इतने अरसे के बाद हमने ये चीज़ की। अब बात यह है कि मौक़िफ़ दो बातें जो कहीं वो बिल्कुल वैलिड हैं, और इंडिया का स्टांस ये था कि जी एक तो ये जासूस नहीं है। अगर 2 पासपोर्ट उठाए फिर रहा था और वो नाम भी उसने फेक रखा हुआ था, तो जासूसी और टेररिज्म जो है वो तो फिर ऑटोमेटिकली एक चीज़ साबित हो रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ऐसे आदमी को जो सर्विस में भी नहीं कुछ नहीं, तो उसको 2 पासपोर्ट क्यों इशू किए हुए हैं मुख्तलिफ नामों से। फिर इसी तरह जब उन्होंने कहा कि जी ईरान से ये इसको अगवा किया गया, तो ना कभी ईरान से इंडिया ने एहतजाज किया कि जी हमारा शहरी वहाँ से अगवा हुआ है, और ना कभी ईरान ने पाकिस्तान से कहा। इसका मतलब किसी के पास कोई सबूत नहीं है। तो आर्गूमेंट्स तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग थी, जिससे ये कहना ये साबित हो सकता था कि वियना कन्वेंशन उस पर अप्लाई नहीं करती, क्योंकि वियना कन्वेंशन में टेररिस्ट के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, वहाँ कोई इस चीज़ का जिक्र नहीं है। तो उस लिहाज से कोर्ट इसमें जुरिस्डिक्शन को कह सकता था कि नहीं बनती, क्योंकि ये केस वो। और दूसरा ये कि हमारे वकील ने यह भी कहा कि ये क्रिमिनल कोर्ट नहीं है आप इसमें, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती वियना कन्वेंशन की इंटरप्रिटेशन का मामला रख के तो ये ले लिया। तो मुझे तो यूँ ही लगता है कि ये केस जो है ये जाएगा उसी डायरेक्शन में जहाँ हमेशा बड़ी कुव्वतों की चीज़ें जाती हैं। शुएब साहब, आप सवाल के जवाब में कोई ऑप्शन नहीं ले रहे क्योंकि आप नहीं समझ रहे कि मौक़िफ़ कमज़ोर है। नहीं, मैं तो समझता हूँ मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, और उन चीज़ों के इंडिया के पास कोई शवाहिद नहीं है जो वो ये कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी प्ली एक्सेप्ट की गई। ये मैं समझता हूँ मेरी समझ से बालातर है, और लाजमन इसमें
कोर्ट खुद बजाते खुद एक फ्रीक बना हुआ है। इम्तियाज आलम साहब, बहुत से सवालात उठाए गए कि जाना नहीं चाहिए था। अभी भी जैसे बात हुई कि बहुत कम वक्त दिया गया, पाकिस्तान तैयार नहीं था, कानूनी टीम बेहतर नहीं थी, हमारी कोई खारजा पॉलिसी नहीं, यानी कि पाकिस्तान का असर रसूख नहीं है आलमी सतह पर। आप किस तरीके से मामला देख रहे हैं कि वाकई पाकिस्तानी मौक़िफ़ कमज़ोर था, तो वजह क्या है? देखिए, हमें पता नहीं ये क्यों रिवाज है कि हम तमाम दुनिया को गलत समझते हैं और ख़ुद को बड़ा पवित्र और बड़ा सादिक और अमीन समझते हैं और समझते हैं कि हम ही दुरुस्त हैं, बाकी सब गलत हैं। ICJ को बहुत सारी दुनिया ने नहीं माना हुआ, बहुत सारे मुल्कों ने माना हुआ है, और ये कहना कि ये फ़कत कमज़ोर लोगों के ख़िलाफ़ है, मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है। और हमें ये बिल्कुल पाकिस्तान में इंतहा पसंद जो बयानिया है उसका हिस्सा है कि तमाम दुनिया गलत है और सारी मुस्लिम दुनिया मजलूम है और फंसी हुई। दूसरी बात यह है कि ये सारा केस जो है कुलभूषण का हमारे सामने फ़ौज के ज़राए से आया है और फ़ौज ही ने वकील भेजा है और वही इसके सारे केस को हैंडल कर रहे हैं, और अब ये फांसी की सज़ा तक पहुंचा हुआ है। अब अदालत ने कोई वहाँ के, हमने जब ये केस शुरू हुआ तो बड़ा हमने कहा कि हमारा केस बहुत मजबूत है और ये तो एंटरटेन ही नहीं होगा और वगैरह वगैरह वगैरह, ये हमने दुहाई दी जो गलत थी। इंडियंस ने बड़ा मौक़िफ़ कम अज़ कम लिया कि भाई ये वियना कन्वेंशन जो है कौंसलर रिलेशंस की, यानी कौंसलर्स की एक्सेस, कि हिंदुस्तान के किसी सफारती अमले को इजाज़त होनी चाहिए थी कि वो इससे मिल सकता है, इससे हमने वो दिया नहीं। अभी छोटी सी प्ली थी, दूसरा उसकी मौत इमिनेंट है। हमने कहा वहाँ पे हमारे वकील ने कि अभी अगले मरहल भी हैं, लेकिन जब एक शख्स को कैपिटल पनिशमेंट फांसी की सज़ा हो जाए तो उसके बाद एक मसला होता है कि अगर केस बाद में चले और फांसी लग जाए तो फिर क्या होगा। तो अभी तक तो जुरिस्डिक्शन भी तय होनी है, इस पर बहस भी होनी है। अभी तक ये बहस भी होनी है कि आया वाकई उसके खिलाफ हम जो हक़ाइक़ कहते हैं हमारे पास हैं और हम कहते हैं कि हमारा केस बहुत ठोस और मजबूत है, तो वो हम जाके पेश करेंगे वहाँ पे, और हमें इसे बतौर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहिए। बेचारा खारजा महकमा कहाँ से आ गया, वो तो पोस्ट ऑफिस है, सारे फैसले तो वहाँ पे नहीं होते खारजा पॉलिसी। तो फिर आप कानूनी टीम की कमजोरी का ऑप्शन ले रहे हैं? कानूनी मैं नहीं समझता कि जो वकील लोग जो है ना एक दूसरे को कहते हैं, मैं होता तो बहुत मैंने ये कर देना था, ये मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ कमजोर था। देखिए अभी पाकिस्तान के मौक़िफ़ जो है, हम कहते हैं कि हमारे पास सारे ठोस शवाहिद मौजूद हैं, आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? अभी अगला पेशी पड़ेगी, केस शुरू होगा, आप वो सारे हक़ाइक़। पाकिस्तान मजबूत है जो कुछ केस में हुआ है, आप कुछ ऑप्शन दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो ये आप कह रहे हैं ना मौक़िफ़, ये तो पता लगेगा जब अदालत में केस आएगा, लेकिन हमने अपने तौर पर हमने एक दावा किया है और हमारे यहाँ अदालती प्रोसेस हुआ है और उसमें सजा दी गई है। सब आप ऑप्शन नहीं ले रहे? पाकिस्तान का मौक़िफ़, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का ने जो अपने तौर पे जो हक़ाइक़ इकट्ठे किए हैं कुलभूषण के बाद, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और अब देखते हैं कि वो स्क्रूटनी जो है अदालत की स्क्रूटनी में वो कहाँ ठहरेंगे। बाबर सत्तार साहब, अभी एक बात हुई ऊपर अमजद साहब ने जो कल भी कहीं ना कहीं आई कि 29 अप्रैल को पाकिस्तान ने कंपलसरी जुरिस्डिक्शन तस्लीम कर ली, क्या वो वजह पाकिस्तान के लिए कहीं कमजोरी का बायस बनी? पाकिस्तान को दायरे इख्तियार तस्लीम नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान ऐसा कर सकता था, कमजोरी का जिम्मेदार है तो कौन है? आयशा, देखिए 2 मिनट में बहुत ज़्यादा तफसील से लीगल इश्यूज़ के ऊपर बात करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हर तरह का लीगल ओपिनियन अब मार्केट के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर एक ये नई थ्योरी भी आ गई है कि जी ये 27 को इन्होंने कुछ काम कर दिया ऐसा। अगर सिंपल बात यह है कि वकला को भी आदत है, हम लोगों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई और मुकदमा आर्ग्यू कर रहा हो तो हम कहते हैं जी हम बहुत बड़े 30 मार खान हैं, अगर हम मुकदमा आर्ग्यू कर रहे होते तो हम ये कर देते वो कर देते। पेशेंट मर जाता है, लवाहिकीन आके डॉक्टर को मारना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कमज़ोरी के ज़िम्मेदार वो हैं जिन्होंने ये फैसला किया कि कानून को देखे बगैर आप उसे काउंसलर एक्सेस डिनाई करेंगे। दूसरे नंबर पे कमज़ोरी के ज़िम्मेदार वो हैं जिन्होंने कानून को देखे बगैर ये फ़ज़ा कायम कर दी कि हमारा केस बहुत मजबूत है और हम ये केस जीतने वाले हैं, और ये एक पब्लिक सेंटिमेंट यहाँ पे जनरेट किया गया। और उसके बाद तीसरे वो लोग जिम्मेदार हैं जब दोनों वकीलों के आर्गुमेंट्स के बाद यहाँ पे ये तबसरे हुए कि जनाब बहुत अच्छी अंग्रेजी बोली चूंकि हमारे वकील ने, इस वजह से हम जीत जाएंगे। मुकदमे के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि क्या अगर मुल्क का सिटीजन दूसरे मुल्क में पकड़ा हुआ हो, जो मर्जी उसके ऊपर इल्ज़ामात हो, तो उसे काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये वियना कन्वेंशनल ऑन काउंसलर रिलेशंस के तहत चीज़ आती है और उसके अंदर कोई एक्सेप्शंस नहीं है, टेररिज्म के लिए भी नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात ये कि सवाल ये है कि ये फैसला कौन करेगा। ये फैसला क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कर सकती है या नहीं कर सकती, क्या उनकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं, क्या पाकिस्तान का ये मौकफ है कि हम आईसीजे को नहीं मानते? नहीं, पाकिस्तान का ये मौकफ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हैं जैसे 2008 का एग्रीमेंट जिसमें हमने कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट किए हैं जिसकी वजह से आईसीजे को ये मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। सो हम उन्हें कह रहे हैं कि जी ठीक है, आपकी हम मानते हैं आपको, आपकी जुरिस्डिक्शन, लेकिन इस वजह से आपको ये नहीं सुनना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा आगे से? उन्होंने कहा जी इस चीज पे फैसला हम बाद में करेंगे कि इसे काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए, नहीं, मुकदमा सुन के करेंगे। उससे पहले हम इस चीज का फैसला करेंगे कि क्या हमें ये सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। लेकिन ये सिटीजन इंडिया का है, ये बात एडमिटेड है, ये पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है, ये बात एडमिटेड है। सो मुमकिन है कि उसके काउंसलर राइट्स बनते हों। तो जब तक हम इस चीज का फैसला ना कर दें, उस वक्त तक इसे अगर आप टांग देंगे तो जाहिर है फिर फैसला किस चीज का करेंगे। सो अभी के लिए मेहरबानी करें, इसे टांगे नहीं। हम ये फैसला पहले जुरिस्डिक्शन का करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसे काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब पाकिस्तान का ये मौकफ हो सकता था कि आप जाते अदालत में और बजाय इसके कि वो फैसला कर दें, आप कहते हैं जब तक आप फैसला नहीं कर देंगे उस वक्त तक हम इसे नहीं टांगेंगे। लेकिन अगर आपने ये मौकफ लिया होता तो इससे भी ज्यादा लोग ये बात कर रहे होते कि जी बिल्कुल वो आया था जो इनका स्टील मैग्नेट, उसने यही आके कहा है। इस वजह से सिविलियन गवर्नमेंट ये अकलमंदाना पोजीशन अदालत के सामने कभी भी नहीं ले सकती थी, किसी को ले लेनी चाहिए थी, अभी भी हमें ले लेनी चाहिए। अभी भी हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि हमें से काउंसलर एक्सेस दे दें। ये मुकदमा बहरहाल पाकिस्तान में चलना है, यहां पे बाहर के वकील आके पेश नहीं हो सकते। अगर मकसद पीआर वॉर जीतना है तो फिर पीआर वॉर जीतिए ना, फिर आप उससे एक पब्लिक ट्रायल दीजिए, आप बताइए कि इसने क्या टेररिज्म किया, आप बताइए कितने बेगुनाह लोगों को मार दिया है। वो मुकदमा भी यहाँ चलना है, दुनिया भी देखे कि क्या इस शख्स ने किया है, बजाय इसके कि हम छुपते रहे, हम कहें नहीं हमें एक्सेस नहीं देंगे। बाबर साहब, आप फिर लीगल एस्पेक्ट को वजह समझ रहे हैं अगर कहीं कमजोरी है? बिल्कुल कमजोरी, एक बेसिक लीगल प्रिंसिपल आपने ले लिया कि हम इसे एक्सेस नहीं देंगे। ये सबसे इस चीज को डिफेंड करना इस डे एंड एज में, हमने अपने आइन में लिखा हुआ है 10A के अंदर के जनाब आपको ड्यू प्रोसेस राइट्स है हर बंदे के। कानूनी कमजोरियां हैं, लीगल एस्पेक्ट्स या पर्सपेक्टिव को अच्छी तरीके से जांचा नहीं गया। बाबर सत्तार साहब इसे बड़ा खुल के लीगली उन्होंने बात की। माजरत बाबर साहब कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन बाबर साहब ने बड़ी कोशिश की लीगली इस बात को एलेबोरेट करने की। नियाजी साहब, क्या ऑप्शन आप लेंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो आपने सवाल रखा है कि ये कानूनी हार है या दफ्तर खारजा की कमजोरी है, मैं समझता हूँ इसमें हार आ कहाँ से गई है। ये कल से आपने जितने तज्जिए तबसरे सामने हैं उस बुनियाद पे सवाल नहीं, मैं बता रहा हूँ ना जी। देखें, मैं कल भी ये बात ज़िम्नन हमारी हुई थी, हमारा ये मौजू नहीं था कि एक इंसान की जिंदगी मैटर करती है। इसको आप हिंदुस्तान के एंगल से देखें, इसको आप बाकी दुनिया के एंगल से देखें। अब अगर वो फर्ज किया कि एंड ऑफ द डे कानूनी मुशगाफियत से निकलते निकलते इसने नतीजे पहुंचते हैं कि वो जो है उसको सजा उसकी नहीं बनती या उसको मौत नहीं मिलनी चाहिए और हम उसको मौत दे देते हैं, तो जाहिर है कि एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर स्टे जो है पाकिस्तान में दफ़ा 30 का मजिस्ट्रेट भी इसका स्टे दे देगा अगर इतना उसमें गुंजाइश बने। दूसरा, इसमें मत भूलें कि उन्होंने जैसे बाबर साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि उन्होंने रसाई मांगी है वकील की या एक बंदे की कि जो कौंसल उसकी रसाई उस तक होनी चाहिए। जो वियना कन्वेंशन के जिसको कहना चाहिए कि ऑप्शनल जो प्रोटोकॉल थे, आर्टिकल 36 जो है जिसका डिक्लेरेशन है, उसके अंदर ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो थे वो उसको उसने इन्वोक किया। उसने तो इस पिटीशन के ऊपर जो इंडिया की पिटीशन है उसके ऊपर तो उसने कहा है, जैसे बात पहले भी हो चुकी है, इम्तियाज साहब ने किया, बाबर साहब ने किया कि वो पहले कह चुके हैं कि इसके ऊपर हम बाद में तय करेंगे हमारी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। लेकिन उन्होंने इन्वोक किया है ऑप्शनल प्रोटोकॉल को और उसमें उन्होंने जो उनको वाइड रेंज देता है, जिसको कहना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अब ये भी नहीं आता जी हम यहाँ मानते ना मानते, उन्होंने इंटरवीन करना था। ना माने तो हम अब भी नहीं मान सकते, हम ना जाते तो भी उन्होंने यही डिक्लेरेशन देना था। वन साइडेड चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी के अंदर अभी आर्बिट्रेशन में वन साइडेड डिसीजन दे चुके हैं इंटरनेशनल, यहीं पे आगे नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसके अलावा जो बात है वो ये है कि देखिए उन्होंने ये इंडियन मीडिया को हमने सुन लिया, इंडियन मीडिया ने कह दिया कि डिसीजन ये हुआ है, फैसला इसमें नहीं हुआ। उन्होंने सिंपल ये कहा ना कोई हार हुई है ना कोई जीत हुई है। और उन्होंने कहा जी कि जब उन्होंने पाकिस्तान के वकील से पूछा कि जी आपने इसको सजा कब देंगे, उन्होंने कहा 40 दिन तक ये अपील नहीं करेगा तो सजा किसी भी हो सकती है। उन्होंने कहा ये अपील, तो उन्होंने कहा जज के मैंने खुद लफ्ज सुने हैं कि अब हमें नहीं पता, इंडिया ने अपील की नहीं है, उसने अपने तौर पर अपील की, हमारे किसी के इल्म में नहीं है।
तो हम इसमें जो एजेंसी है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी सजा उस वक्त नहीं होगी जब तक इस केस के दो फैसले ऑप्शन नहीं ले रहे इस पर। मैं कह दूं ये सवाल में ये चीज जो है ना दोनों के बारे में ये क्वेश्चन जो है ये आप कमजोरी भी नहीं समझ रहे मौक़िफ़ की। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल केस ऐसी है कि पाकिस्तान की अभी कोई हार हुई है उसकी कहीं भी कोई शायबा नहीं है कि किसी हार हुई है। मज़हर अब्बास साहब, दफ्तर खारजा, देखिए कुलभूषण का पूरा जो मुकदमा है और कुलभूषण का पूरा केस है, उसकी गिरफ्तारी, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी इंटेरोगेशन, उसकी GIT, क्या आप दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हुए कि कुलभूषण एक इंडियन एजेंट है? क्या दुनिया ने किसी जगह ये चीज़ एक्नॉलेज की आपके हवाले से? अक़वाम मुत्तहिदा में आपने डोजियर दिए, डोजियर के बाद क्या हुआ? क्या अक़वाम मुत्तहिदा से कोई करारदाद आई? क्या अक़वाम मुत्तहिदा से कोई वफ़द आया? क्या इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट कमीशन का कोई वफ़द आया? किस जगह आपने दुनिया में वो डिप्लोमेसी की जिसकी बिना पे दुनिया का नैरेटिव आपके साथ खड़ा होता? उसके मुकाबले में आप इंडिया ने पूरी दुनिया में ढंढोरा पीट दिया। उसमें हमारे पास हम अक्सर अपना स्ट्रॉन्ग केस होते हुए भी उसको स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट नहीं करते। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुकदमात बहुत से वीज़ा वी इंडिया बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारा नैरेटिव बहुत सही होता है, लेकिन जिस तरह कहते हैं कि वकील अगर केस को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं जो उसकी वीकनेस होती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट की वीकनेसेस हैं, हमारी जो दफ्तर खारजा की वीकनेस है, वो रिफ्लेक्ट हुई है फिर मुकदमे में, क्योंकि आपने दुनिया में वो चीज़ परसू ही नहीं कर सके उस अंदाज में कि भाई ये इसने एक इंडियन रॉ एजेंट, सर्विंग ऑफिसर अब बलूचिस्तान में पकड़ा गया है, उसके पास से ये एविडेंसेस बरामद हुए हैं। दुनिया का कहीं से तो कोई रेजोल्यूशन आता आपके हक़ में, कहीं से तो दुनिया की सपोर्ट आती है आपके हक़ में, और सब चौड़े किस इस्लामिक कंट्री ने आपके साथ आके खड़ी हुई? कौन सी इस्लामिक कंट्री खड़ी हुई? तो जब आप एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने में नाकाम हो जाते हैं, यहाँ क्या हुआ? देखिए, उस दिन मैंने कहा था कि जितनी जल्दी ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है और डेट मुकर्रर हुई है, ये एक मुझे गड़बड़ लग रही है इस सिलसिले में। वहाँ एक चीज़ तय हो गई थी कि जितनी जल्दी हेयरिंग हुई है, इससे लगता है कि जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन जो है वहाँ नहीं उठेगा। देखिए 70% केसेस में स्टे मिल जाता है, ठीक, और इंडिया बुनियादी तौर पे स्टे लेने गया था। ठीक है, इंडिया को ये पता था कि अगर एक मरतबा स्टे मिल गया तो ये मुकदमा तो कई साल भी चल सकता है, 2-3 साल भी चल सकता है, और अगला इलेक्शन मोदी ने इसी मुकदमे की बुनियाद पे जीतना है कि हमने अपने शहरी को बचा लिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ आर्मी चीफ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की और उसका जवाब अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया कि ये वकील हमने करके दिया है। इससे क्या मुराद है? हमने करके देने से क्या मुराद है? इसका मतलब है हुकूमत पाकिस्तान ने ये वकील नहीं किया क्या? ठीक, अगर हुकूमत पाकिस्तान ने वकील किया तो फिर हुकूमत ने वकील किया है, और अगर किसी और ने वकील किया तो ये बड़ा सवाल है जिसके जवाब आना चाहिए। वकील हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं किया तो क्यों नहीं किया और कैसे हुआ और क्या वाकई मौक़िफ़ कमज़ोर था या नहीं? लेकिन वो एक सवाल जो मदर साहब ने उठाया, उन्होंने पहले दिन भी उठाया था जब ये मामला आया कि जितनी जल्दी आलमी अदालत इंसाफ ने इस मामले को टेकअप किया, डेट फिक्स की और ये सुनवाई शुरू हुई, तो ये खुद अपनी जगह एक सवालिया निशान है। मारवी सरमद साहिबा, आप किस तरीके से पूरे मामले को देख रही हैं, क्या ऑप्शन लेंगी? आयशा, शुक्रिया। लेकिन मैं भी आपके सवाल पर थोड़ा सा तजब्जुब में हूँ, क्योंकि मेरे जहाँ से मैं देख रही हूँ, मेरे स्टैंड पॉइंट से किसी की हार या जीत नहीं हुई है अभी। देखिए, ये एज अ प्रेसिडेंस होता है, और ख़ास तौर पे ICJ में, जहाँ पर जो यूरोपियंस हैं उनका एक ख़ास मौक़िफ़ है डेथ सेंटेंस के ऊपर। तो डेथ सेंटेंस को हमेशा से स्टे इसको स्टे मिलना ही था। यानी ऐसा देखने में नहीं आता। आप डोमेस्टिक अदालतों में भी आप जाएँ, जब स्टे मांगा जाता है तो स्टे मिल जाता है। तो इसमें डिफ़ीट की कोई बात नहीं है। अदालत ने सिर्फ ये कहा है कि आप जब तक हम ये फ़ैसला नहीं कर लेते तब तक इसको फांसी पर ना लटकाया जाए। और ये हमें पहले ही खुद ही वॉलंटरीली कह देना चाहिए था, ताकि ये जो जिसको एक पाकिस्तान के एम्बेरसमेंट बना के पेश किया जा रहा है इंडियन मीडिया में, वो ना होता। और बहुत अफसोस की बात है, हमारे अपने मीडिया में एक पूरी कौम के मोरल को इस तरीके से डाउन करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी हार होगी, हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं। और वैसे भी पाकिस्तान की पूरी कौम का मोरल जो है किसी एक शख्स की फांसी लगने या ना लगने पे डिपेंड नहीं करना चाहिए।
जहाँ तक बात है 2-3 चीज़ें जो आपका सवाल का जवाब है वो तो मेरा ख्याल है कि मैंने दे दिया है कि इसमें कोई डिफीट हुई नहीं है, तो इसलिए जिम्मेदारी का कोई सवाल नहीं होता। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए था। देखिए, हमारे जो वकील साहब थे वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने तरीके से उन्होंने अपनी बात नपी तुली, 50 मिनट के अंदर ख़त्म कर ली। जो इंडियन जो लॉयर थे वो 90 मिनट में ख़त्म कर पाए, मगर हमारे उन्होंने बहुत नपी तुली बात की और जो ब्रीफ उनको मिला था उसके मुताबिक उन्होंने अपना केस प्लीड किया। लेकिन हमारे जो कुरैशी साहब जो हैं वो उनकी जो नुक्ता उठाया था इंडियन वकील ने, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो था बायलैटरल एग्रीमेंट जो 2008 का था, उसके अंदर हमने वो इन्वोक किया था। हमने कहा था क्योंकि उसके मुताबिक जो टेररिज्म के केसेस हैं उसके अंदर जुरिस्डिक्शन उनकी नहीं बनती है ICJ की, तो ये उस एग्रीमेंट के मुताबिक था और हमने वो इन्वोक किया था। मगर उन्होंने कहा कि जी टेररिज्म है या नहीं है उसका ताल्लुक नहीं है जुरिस्डिक्शन। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट है ये रजिस्टर्ड नहीं है UNO में, लिहाजा इसको ये प्रेसिडेंस नहीं ले सकता। तो हमने उसकी इस आर्गुमेंट का जवाब खातिर ख्वाह तरीके से नहीं दिया। इसी तरह से ये जो कुछ चीजें नहीं, अब आप देखें बाकी सबको आपने 2 मिनट पूरे दिए हैं, वो सुल्तान राय को आप आधे मिनट में टरखा रहे हैं, आधा 2.5 मिनट हो गए। तो मतलब ये है कि, और दूसरी बात ये है कि एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता मैं यहाँ पे ये आपके तवज्जो से करना चाहती हूँ कि इस पूरे केस में ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं थी। जो हिंदुस्तान का मामला था उनकी पार्लियामेंट में भी डिस्कस हो रहा था और हर जगह पे, लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट से भी झूठ बोला गया। दिसंबर में जो है सत्ताज अजीज साहब ने सेनेट में कहा कि अभी तक कोई सबूत नहीं है हमारे पास, मगर अब जो टाइम लाइन आई है उसके मुताबिक सितंबर में वो कह रहे हैं कि हमारे पास सारे सबूत मौजूद थे। ट्रांसपेरेंसी का ना होना, मुझे नहीं इजाजत दे रही, ट्रांसपेरेंसी का ना होना जो है उसकी वजह से, ट्रांसपेरेंसी के ना होने की वजह से बहुत सी चीजें जो है वो, और हम ये पॉलिटिकली बड़ा करेक्ट है ये कहना कि 3 मिनट से ऊपर चली गई, मालूम ही नहीं है। अच्छा चले ठीक, इम्तियाज साहब बहुत छोटी बात, लेकिन मेरे सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब आ गया। हम बहुत कहते हैं थर्ड पार्टी मेडिएशन, ठीक। अब ICJ में इंडिया गया है, इंडिया ने जुरिस्डिक्शन मानी है, हम भी वहां गए हैं, कल को ऐसे और केसेस आएंगे। हमारे लोग, मुझे ब्रेक पे जाना है, टाइम गया है बिल्कुल नहीं। मेरे सामने 4 पैनलिस्ट की जानिब से कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ कमजोर नहीं, ना पाकिस्तान की शिकस्त हुई। अमजद शुएब, इम्तियाज आलम, नियाजी साहब, मारवी सरमद, और इस पर कोई ऑप्शन नहीं ले रहे। बाबर सरतार साहब करेंगे कानूनी कमजोरियां मौजूद हैं, कानून को बहुत गौर से पढ़ा देखा नहीं गया, काउंसलर एक्सेस की बात की जाए या फिर दायरा इख्तियार की। इसके साथ साथ हमारे सामने मजहर साहब ने दफ्तर खारजा का ऑप्शन लिया। कुछ देर पहले टिकर चल रहे थे, खावर कुरैशी जो पाकिस्तान के वकील हैं वो कहते हैं अदालत ने भी केस के मेरिट पर फैसला करना है, मीडिया तहम्मुल करे, प्रोपेगेंडा ना किया जाए, और हो सकता है भारत उनके खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडा के पीछे हो। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे कि फाटा इस्लाहात में इल्तवा हो गया है, JUI फे के बायस हुकूमत को फायदा देगा या नुकसान, पैनल की राय ब्रेक के बाद। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम का मामला एक बार फिर मौखर हो गया है। आइन में 30वीं तरमीम और कबायली इलाका जात रवाज बिल 2017 कौमी असम्बली में पेश किया गया। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में लोड शेडिंग और फाटा इस्लाहात के मामले पर शदीद हंगामा आराई देखने में आई। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह का कहना था कि हुकूमत फाटा इस्लाहात पर अपने इत्तेहादियों के जरिए मुखालिफत करा रही है। 2 रोज पहले इस ऐवान में फाटा इस्लाहात का एक बिल पेश किया गया। बदकिस्मती से उस पर बहुत ज्यादा बहस बढ़ गई। एक मेंबर ने जज्बात में धमकी दे दी कि यह बिल आया तो पूरा सिस्टम जैम कर दूंगा। अब पता चला है कि बिल की मुखालिफत करने वाले मेंबर की वजीर आजम से बात हो गई है। एक जानिब अपोजिशन फौरी तौर पर फाटा इस्लाहात की मंजूरी चाहती है, तो दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम के खिलाफ हैं। इसी पूरे मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से है, जमीयत उलमा इस्लाम फे के मुतालबे पर फाटा इस्लाहात में इल्तिवा हुकूमत को सियासी फायदा होगा या फिर नुकसान? फायदा या नुकसान का ऑप्शन आपके सामने है। मारवी सरमद साहिबा। शुक्रिया आयशा। जाहिर है कि इसका नुकसान होगा। फाटा के लोग जो हैं बहुत अरसे से ये जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये 17वीं कमेटी थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी। इससे पहले 16 रिपोर्टें आ चुकी हैं, और इस रिपोर्ट में सबसे अहम बात यही थी जिस पे लोगों को बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी, वो ये थी कि पहली बार मर्जर को इतना क्लियरली इसमें डिलिनिएट किया गया था। और जो 2 बिल आए थे पिछले हफ्ते, अगरचे उनमें बहुत सुकम है उनके ऊपर, लेकिन उनके ऊपर बात होनी चाहिए थी, और स्पीकर साहब ने 3 दिन
का वक्त दिया था कमेटी को कि वो 3 दिन में इसके ऊपर रिपोर्ट पेश करें। अगरचे मैं समझती हूँ कि 3 दिन का वक्त भी बहुत कम था, मगर वो 3 दिन भी पूरे नहीं हो सके। पहले दिन की मीटिंग हो रही थी जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनकी जमात के जमालुद्दीन साहब है गालिबन, जिनका जो चेयर कर रहे थे सैफरन कमेटी को, उनको फ़ोन करके बुला लिया गया। वो मीटिंग में से उठ के गए और वहाँ पर उन्होंने फैसला किया, कहा कि जी मैं जो है वो अगली डेट नहीं दूंगा मीटिंग की। यानी स्पीकर साहब ने आपको कहा है कि आप 3 दिन के अंदर मीटिंग्स करें और इसकी डेट दें, और आप अपनी पार्टी के हेड को उनसे बात करके आप एक जमहूरी प्रोसेस को डिरेल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी पार्टी ने ये पोजीशन ली है कि उसको एक अलग सूबा चाहिए, जो कि आपकी पार्टी का अपना जो है सियासी एजेंडा है। दूसरी तरफ से हुकूमती जो हल्के हैं उनको भी यही सूट करता है हुकूमत को कि वो जो 3% है एनएफसी का शेयर वो भी ना दें, और दूसरा जो गवर्नर साहब है केपीके के उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि वो जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं उस इलाके का असर रसूख और पावर जो है उसमें कमी वाक़ हो जाएगी अगर इतने पख्तून जो है फाटा कि वो मर्ज हो जाएंगे इसमें। तो लिहाजा ये वेस्टेड इंटरेस्ट था। सैफरन कमेटी को चेयर कर रही है JUIF और उस कमेटी को दे दिया गया। मैं समझती हूँ कि इसकी सिलेक्ट कमेटी बननी चाहिए थी, और ये PMLN को ये चीज़ बिल्कुल हॉन्ट करेगी अगर उन्होंने इस तारीखी मोड़ पर भी ये फैसला नहीं किया और पीछे हट गए। अचकज़ई साहब, जिनकी अपनी पार्टी जो है यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं जीत सकती है, उनकी कोई स्टेक्स नहीं है फाटा में, मगर वो डिक्टेट कर रहे हैं पूरी असेंबली को। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर सख्त नोटिस लेना चाहिए और इसके ऊपर काम होना चाहिए। अब नहीं होगा क्योंकि आपने अगला जो सेशन है वो बजट के ऊपर होगा, तो अब बजट सेशन के बाद तो आपको ना पैसे मिलेंगे ना कुछ। मेरा ख्याल है कि ये वाकई नुकसान होगा और बहुत शदीद नुकसान होगा। माज़र साहब, देखिए, मियाँ साहब को सियासी फ़ायदा होगा, उसकी बहुत सिंपल सी लॉजिक है। बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, JUI और नेशनल पार्टी ये मियाँ साहब के अलाई हैं। अब अगर इस वक्त JUI और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी को मियाँ साहब नाराज़ कर देते तो बलूचिस्तान में आइंदा इंतखाबात में मियाँ साहब को वक्ता पड़ जाता, और इवन अगर इस वक्त मियाँ साहब इसके हक़ में चले जाते तो मियाँ साहब को सियासी फ़ायदा नहीं होना था, क्योंकि अल्टीमेटली उधर इस वक्त इमरान खान, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, ये सब इस वक्त मियाँ साहब के ख़िलाफ़ हैं। तो एक ऐसे मौके पे जहाँ अगले इंतखाबात सामने हैं, मियाँ साहब इस स्टेज पर ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तमाम तर इस लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो शायद वो हो, नुकसान हो, लेकिन इस वक्त जो सामने सूरत हाल है उसमें अगर मियाँ साहब इसको एक्सेप्ट कर लेते इस मर्जर को, तो JUI अलग हो जाती उससे, मियाँ साहब से पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी अलग हो जाती, तो खैबर पख्तूनख्वा भी मियाँ साहब के हाथ से चला जाता और बलूचिस्तान भी चला जाता। तो मेरा ख्याल है उन्होंने शॉर्ट टर्म सियासी फ़ायदा सामने रखा और इस लिहाज से उन्होंने JUI और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के दबाव में आके ये फ़ैसला किया। सियासी तौर पे मेरा ख्याल है उनका ये फ़ैसला इस स्टेज पर दुरुस्त है। इस स्टेज पर फैसला दुरुस्त, शॉर्ट टर्म सियासी फायदा, शॉर्ट टर्म फैसला सियासी फायदा देगा। बाबर सत्तार साहब, शायद फ़ायदा तो उस तरह से हो जिस तरह से मज़हर साहब कह रहे हैं, लेकिन नुकसान होना चाहिए। देखिए, कई चीज़ें सियासत से आगे होनी चाहिए। हमने 35 साल इस मुल्क में सियासत की इस बात पे कि NWFP का नाम नहीं तब्दील होना चाहिए। अब आप सोचते हैं कि ये किस किस्म की बेवकूफ़ाना सोच है। एक फाटा के अंदर लोग रह रहे हैं जिनके ऊपर कंसिस्टेंटली हमने उन्हें कम पाकिस्तानी रखा है अपने से, उनके राइट्स नहीं हैं, उन्हें आप कोई चीज़ दे नहीं रहे हैं। उस स्टेटस को हम नहीं तब्दील करना चाह रहे और हम उसके ऊपर सियासत करना चाह रहे हैं ताकि कुछ जो चौधरी बने हुए हैं वो चौधरी बने रहे। और अगर हम यही सियासत करते रहेंगे तो इस मुल्क का हाल जो आज है, जो इसकी बुराइयां हैं, वो इसी वजह से हैं कि हम फंडामेंटल इश्यूज़ पे, इश्यूज़ ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर हम सियासत करें। मियाँ साहब इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सियासत से आगे होनी चाहिए। ये फाटा के लोगों के राइट्स का मसला है। तमाम इंडिकेटर्स ये कहते हैं कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं KP के साथ। KP के ऊपर वो डिपेंडेंट हैं भी, एक नेचुरल अलायंसेस भी हैं। और हम अचकज़ई साहब की बात सुनना चाह रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि जी मुझसे ज़्यादा FCR के बारे में किसी को नहीं पता क्योंकि मेरे वालिद साहब उसमें गिरफ्तार हुए थे। भाई, FCR एक काला कानून है, तो पाकिस्तान के हर सिटीजन का राइट है कि वो ये कहे कि आप खत्म करें, आपको फाटा से होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। ठीक। सो मेरा ख्याल है कि नुकसान होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली शायद ना हो। तो फिर ऑप्शन नुकसान का रखें।
नहीं, मैं ऑप्शन रखे नुकसान का जी, बिल्कुल। बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली शायद फायदा हो जाए, मतलब कह रहे हैं लेकिन होना नुकसान चाहिए क्योंकि सियासत से आगे बढ़कर फैसले होने चाहिए फंडामेंटल राइट्स पर। नियाजी साहब देखिए जी, ये अजीब गरीब सूरत हाल है। एक बात पे तकरीबन सारे स्टेक होल्डर तो खैर वैसे फाटा के अपने सारे लोग हैं, सारी सियासी जमातें और बाकी जो मेन जो प्लेयर्स हैं, सब पे इत्तफाक राय हो चुका है और ये बड़ी खुशकिस्मती है। इसको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। अब उसकी क्या जहत होनी चाहिए, आया वो KPK में मर्ज होनी चाहिए, आया को फेडरल जैसे फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन जो इंतजामिया के तहत जैसे इस्लामाबाद है इस तरह का कोई इलाका होना चाहिए, या अलहदा सूबा बनना चाहिए, या इसी सूबे के यह है कि साउथ वजीरिस्तान बलूचिस्तान के साथ जाए और बाकी 6 एजेंसीज जो हैं वो KPK के साथ हैं। ये तो एक बात हुई। लेकिन एक बात भूलें कि ये जो FCR था या जो फाटा का स्टेटस था, ये उनकी मर्जी के मुताबिक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ये तय हुआ था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट चेंज नहीं करेगी। ये एक अच्छी बात है कि आवाज़ वहाँ से उठ रही है। अब ये बात यहाँ पे शायद हुई है कि फजल रहमान साहब जो हैं वो उनका DI खान से ताल्लुक है और जिस KPK में बहुत सारी जगह पे वेलकम है और बहुत सारी जगहों पे अनवेलकम है। KPK चूँकि मुझे बिल्कुल उससे बखूबी अंदाज़ा है, मैं समझे मेरा अपना इलाका है खासा ऐसा कि वहाँ पे लोग नहीं चाहते KPK के कि ये लोग आ जाएं और अंदर आ जाए। फिर पख्तून का और नॉन पख्तून का भी जो डिवाइड है, मदद साहब ने शायद कहा था, वो भी उसमें भी एक जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। तो वो सारी वो सियासी चीजें जिसको वेअप किया जा रहा है और उसके ऊपर ऊंच नीच है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि नून लीग ने बड़ी सिंसियरिटी के साथ किया था। सरताज अजीज की रिपोर्ट के ऊपर ये सारा कोई इनिशिएट हुआ है। ये चेंज ऑफ हार्ट जो है इसमें हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट की भी हो। मेरे ख्याल है कि बाबर साहब की था बैन ही के फायदा होगा, फायदा हो जाए शायद, मेरा ख्याल है कि शायद नुकसान एंड ऑफ द डे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, असर नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं ले रहे हैं। मेरा ख्याल है असर नहीं पड़ेगा अमजद शुएब साहब सियासी तौर पर। देखिए, असूली तौर पे जो फैसला हुआ था हमें सबको उसको सबने तस्लीम भी किया और फाटा के लोग भी तस्लीम करते हैं, क्योंकि जोग्राफिकली वो सारे डिपेंडेंट हैं इसके ऊपर KPK के ऊपर। आपको किसी एजेंसी से एक एजेंसी से दूसरी में जाना हो तो या आपको कोहाट आना पड़ता है या पेशावर आके तो फिर आप आगे जा सकते हैं, वरना उनके रास्ते आप आगे इंटरकनेक्टेड नहीं हैं। सो उनकी एक नेचुरल उनके साथ एक ऐसा बनता है सिलसिला जहां वो KPK का हिस्सा बनना चाहेंगे। और फिर यह है कि लैंग्वेज वगैरह, फिर इतने अरसे से उनकी इकॉनमी भी इसी तरह तरक्की करती रही है कि वो KPK के शहरों पे डिपेंडेंट रहे हैं। अब उनको एक अलहदा सूबा करना, इसमें सवाए इसके कि मौलाना फजल रहमान का एक अपना ज़ाती मुफाद जिसकी वजह से वो हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं या उन्होंने साथ मिला लिया है अचकज़ई साहब को, ये मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती की बात है। और इसमें उस ब्लैकमेल में हकीकतन वो मज़ीद फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जैसे मदर कह रहे थे कि शायद उनको बलूचिस्तान में नून लीग को कोई फ़र्क पड़े, मेरा नहीं ख्याल फ़र्क पड़ेगा। वो पहले ही अचकज़ई वगैरह खासा नचोड़ चुके हैं हुकूमत को वहाँ पे और अपने साइज से कहीं ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट्स लेके और ओहदे लेके तो मज़े कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो चिपके हुए हैं ये कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनको कुछ न कुछ मिल रहा है वहाँ पे, बल्कि कुछ न कुछ इनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा मिल रहा है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि हुकूमत को इस वक्त वो नुकसान पहुँचाने की पोजीशन में नहीं है। और फिर नेशनल नुक्ता निगाह से अगर आप देखें तो अगर JUI का होल्ड वहाँ पे बढ़ जाता है फाटा में, तो वहाँ पे रेडिकलिज्म से आप कभी जान नहीं छुड़ा सकते। तो आप फायदे का ऑप्शन ले रहे हैं हुकूमत के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज हुकूमत ये काम नहीं करेगी तो नुकसान होगा अल्टीमेटली, क्योंकि इस चीज के ऊपर मैं नुकसान का ऑप्शन ले रहा हूँ। हुकूमत को नुकसान होगा क्योंकि पूरे अवाम KPK के जो है वो इस चीज को रिजेक्ट करेंगे। इम्तियाज साहब देखिए, मैं मौलाना फजल रहमान और अचकज़ई साहब की आवाज़ को कमज़ोर, नहीफ और बेमकसद और फ़कत सियासतकारी की आवाज़ नहीं समझता। ये लोग पख्तूनों की बड़ी आवाज़ें हैं, उन्हें सुनना चाहिए। दूसरी तरफ पख्तूनों की दूसरी आवाज़ें उनसे इख्तलाफ कर रही हैं, बशमूल फाटा के जो MNAs हैं उन्होंने बड़ी सख्त पोजीशन ली है सूबे की हमायत में। कुछ चीज़ों पर इतफाक़ है, FCR नहीं होना चाहिए, रिवाज कानून नहीं होना चाहिए, गवर्नर राज नहीं होना चाहिए, तब्दीली की बड़ी ज़रूरत है। अब वाइड क्रिएट हो गया है, पुराना सिस्टम जो है नाकाम हो गया था और ये तालिबान के बाद जो भी दायरे पुराने थे ख़त्म हो गए हैं, दोबारा से बनाने की ज़रूरत है। ये भी दुरुस्त है कि जज़ब पजीरी हो गई है, एसिमिलेशन काफ़ी फाटा के लोगों की हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों से जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं वो जो सेटल्ड एरियाज़ के साथ जुड़ गए हैं। ठीक है।
तो मैं समझता हूँ कि अब इख्तलाफ की बात पे है, गवर्नर केपी का हिस्सा बन जाए खैबर पख्तूनख्वा का या ऑटोनोमस रीजन बन जाए। अब इस पर रेफरेंडम भी हो सकता है। ठीक है, ये तो वो भी कह रहे हैं। एक सवाल और आएगा ना। एक सवाल ये आएगा, अगर ऑटोनोमस रीजन बनाएंगे तो सूबे एनएफसी अवार्ड के हिस्से में बड़ा मसला बनता है। ठीक, अभी आपके ऑप्शन ले रहे हैं इसको ताखीर का शिकार। मैं समझता हूं ताखीर नहीं करनी चाहिए, इसका सियासी नुकसान होगा और नुकसान सबसे ज्यादा नुकसान हमें होने जा रहा है। फाटा क्या सब क्लोजिंग की तरफ जाऊंगी। सवाल के जवाब में 4 पैनलिस्ट ने नुकसान का ऑप्शन लिया, एक फायदे का ऑप्शन है और एक ऑप्शन नहीं लिया गया। मजहर साहब ने फायदे का लिया, नियाजी साहब ने ऑप्शन नहीं लिया। आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।